हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सात्सुकी के इनर डेमन ने पूरी तरह से उसे पॉजेस कर लिया होता है और वो उस प्रैक्टिस रूम में जियांग को कुत्तों की तरह पीट रही होती है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम जियांग को देखते हैं कि वो काफी मुश्किलों से बचते बचाते उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकलता है, जहां सात्सुकी के अंदर का इनर डेमन्स उसे अब भी पॉजेस किए हुए थे और वो तेजी से बढ़ती है जियांग को मारने की तरफ। तभी जियांग का पैर वहां पे रखी एक लकड़ी पे पड़ता है और वो धड़ल्ले से नीचे गिरता है, लेकिन नीचे गिरते वक्त वो सात्सुकी को टच कर लेता है। और जैसा कि हमें मालूम है कि जैसे ही जियांग अपने नए डिसाइपल को टच करता है, उसकी सिस्टम उसे बताती है कि उसने अपने नए डिसाइपल के स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है और उसके अंदर जो वो फैमिली ब्लड क्रश होता है उसे पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिसके कारण सात्सुकी के अंदर की ग्रीन बेंट स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से वो डिमोनिक अभिशाप भी अब दूर हो जाता है, जिससे अब सात्सुकी अपने सेंसेस में आती है और जियांग से पूछने लगती है कि वो अपने आप से उस प्रैक्टिस रूम से बाहर कैसे निकल गई, जिसपे जियांग के तो पोल खुलने से बच जाता है और वो वहाँ पे ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो एक बहुत बड़ा इमॉर्टल है और उससे अकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के फैमिली ब्लड कर्स को हटा दिया है। लेकिन मन ही मन सोच रहा होता है कि खैर के ये कर्स हट गया, वरना इसने तो आज मुझे मार ही डाला था। सात्सुकी यहाँ पे उसे थैंक्स कहती है और तुरंत ही रिस्पेक्टफुल वे में नील डाउन होते हुए वो जियांग को अपना टीचर एक्सेप्ट करती है, जिसमें जियांग को उसकी सिस्टम बताती है कि फाइनली उसने एक नया डिसाइपल अब रिक्रूट कर लिया है और इस नए डिसाइपल के जो लॉयल्टी पॉइंट्स है वो 80 हैं और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसकी सिस्टम उसे रिवॉर्ड देती है और वो रिवॉर्ड एक तिब्बतियन स्पिरिचुअल पैविलियन होता है, जिसे सुन के जियांग काफी खुश हो जाता है कि फाइनली उसे स्पिरिचुअल पैविलियन मिलने वाला है, क्योंकि इस नई डिसाइपल को भर्ती करवाने के लिए उसने काफी कड़ी मेहनत की है और नए डिसाइपल को रिक्रूट करना तो कोई बच्चे का खेल नहीं है। अब आगे जियांग बड़े ही शान से उस पैविलियन की तरफ जा रहा होता है, ये सोचते हुए कि उसके सिस्टम ने उसके लिए एक आलीशान पैविलियन बनाया होगा, लेकिन जैसे वो एक छोटी सी झुग्गी को देखता है अपने सिस्टम पे डिसअपॉइंट होने लगता है। आगे वो अपने सिस्टम से पूछने लगता है कि इस झोपड़पट्टी में क्या ही बुक्स होंगे और वो कैसे प्रैक्टिस करेगा, जिस पे सिस्टम उसकी बताती है किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इस हट के बाहरी अपीयरेंस को मत देखो, बल्कि इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसपे जियांग उसे कहता है कि भले ही बात चाहे जो भी हो, तुम्हें इसके बाहरी रूप को इतना ज्यादा बेकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस रिवॉर्ड को पाने के लिए काफी मेहनत किया है, तो इसके बदले में तुम मुझे ये झुग्गी तो नहीं दे सकती। आगे डिसअपॉइंट होने के बावजूद भी जियांग काफी मुश्किलों से छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देख के वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि वो छोटी सी झोपड़ी अंदर से काफी बड़ी होती है और वहाँ पे इतने ज्यादा स्पेस होता है कि वहाँ पे करोड़ों की संख्या में बुक्स रखी होती हैं। ये देखते ही जियांग यहाँ पे अपने सिस्टम को सॉरी कहता है कि उसने उस पर डॉट किया। आगे जियांग खुशी के मारे एक्साइटेड हो जाता है कि उसे अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बनने से फ्यूचर में नहीं रोक सकता, क्योंकि फाइनली अब वो कल्टीवेट करने के लिए उन बुक्स को पढ़ सकता था। अब जैसे ही वो बुक्स को निकाल के पढ़ने लगता है, वहाँ पर उसे एक बुक पूरी तरह से खाली दिखती है। इसी तरह से वो दूसरी और तीसरी बुक्स को भी देखता है कि सभी के सभी वहाँ बुक्स खाली पड़ी होती हैं। आगे वो अपने सिस्टम को फिर से कोसने लगता है, ये कहते हुए कि आखिर किसी सेक्ट में ऐसा पैविलियन क्यों होगा जहाँ की सारी बुक्स एम्प्टी हैं, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करना होगा, तभी तुम इस सूत्रा पैविलियन के फर्स्ट 4 फ्लोर्स के जो सीक्रेट्स होंगे, यानी कि जो बुक्स होंगी, उन्हें अनलॉक कर पाओगे। जिसपे जियांग उसे कहता है कि अगर ये बात सही है तो उस छोटे से टास्क को बताओ कि मुझे क्या करना है, जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हें घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना होगा। अब ये सुन के तो जियांग की फटी रह जाती है, क्योंकि वो घोस्ट किंग सेक्ट पूरे कॉन्टिनेंट में 9th ग्रेड का सेक्ट है और उसे कोई पंगा लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता और उसकी सिस्टम उस पर सीधा डायरेक्टली अटैक करने के लिए कह रही है, जिसपे उसकी सिस्टम उसे कहती है कि तुम्हें बुक्स चाहिए ना, तो तुम्हें अटैक करना ही पड़ेगा। जिसपे जियांग ये कहते हुए कि थैंक यू, मुझे बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम टास्क को कैंसिल कर सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। जिसपे उसके सिस्टम उसे बताती है कि टास्क को ना लेने पे भी तुम्हें एक पनिशमेंट दिया जाएगा और पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें इस प्रैक्टिस रूम में 3 दिनों तक स्टे करना होगा, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग को तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को दिखाई जाएंगे उसी सही ऑफ सफरिंग में। कितने में वहाँ सारे डिसाइपल्स आ जाते हैं और उन सारी बुक्स को देख करके वो काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और यहाँ हेतिन अपने मास्टर से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस होता है, इसलिए सबको कहने लगता है कि हमारे टीचर तो महान है और सिर्फ उनके जैसे मास्टर ही के पास ही इस तरह का एक बड़ा सूत्रा पैविलियन हो सकता है। लेकिन वो जब बुक्स को देखते हैं तो वो सारी की सारी एम्प्टी होती हैं, जिसपे हेतिन फिर से कहता है कि मैं समझ गया कि यहाँ मास्टर ने इन बुक्स को क्यों एम्प्टी रखा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़े। तो चलो इस बात की तह तक जाने के लिए हमें मास्टर से ही इसके बारे में पूछना होगा। कि तभी वहाँ जियांग भी आ जाता है और उन सभी से कहता है कि क्या तुम इन सारी बुक्स को पढ़ना चाहते हो, तो तुम सभी अपने अपने लेवल्स को मुझे बताओ। जिसपे सबसे पहले जवान बताता है कि वो ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे है, हेतिंग उसी ची रिफाइनिंग के 8th लेवल पे होता है, साथ ही प्रिंस यहाँ फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे होता है।
यहाँ शेन और लाइला भी फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज पे होते हैं और उनकी नई डिसाइपल जो सासुकी होती है वो फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पे होती है, जिसमें जियांग सोचने लगता है कि धत तरीके इनके कल्टीवेशन लेवल तो इतने ज्यादा नहीं है कि ये घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक कर सके। इसलिए यहाँ जियांग को फिर से अपनी बातें बनाने का मौका मिल जाता है और वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी को फाउंडेशन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंचना होगा और जब तक तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे तुम्हारे लिए यहाँ की सारी बुक्स रिस्ट्रिक्टेड होंगी, यानी कि तुम्हारी सारी बुक्स इसी तरह से एम्प्टी दिखेंगी। अब आगे जियांग वहाँ से ये सोचते हुए चला जाता है कि जैसे तैसे तो मैंने ये मामला सुलझा लिया, लेकिन अगर वे लोग अपने उस लेवल तक पहुंच गए तो फिर से ये मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि हमें उन बुक्स को पढ़ना है और उस लेवल तक इनके पहुंचने से पहले मुझे कुछ न कुछ जुगाड़ करना ही होगा। अब इसी तरह से एक दिन बीत जाता है और सारे के सारे डिसाइपल्स अपनी प्रैक्टिस में जी तोड़ लगे रहते हैं। अब आगे यहाँ जियांग शेन से पूछता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और उसने कुछ इम्प्रूव किया है कि नहीं, जिस पे शेन उसे कहता है कि उसने सारी रात जाकर के प्रैक्टिस की है और वो अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुका है और उसके सभी साथी भी दिन रात ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस पे जियांग उसे साथ ही में सोने और प्रैक्टिस करने की बड़ी बेकार सी सलाह देता है। अब आगे शेन जैसे ही वहाँ से चला जाता है सिस्टम यहाँ जियांग को बताती है कि उसने टास्क को कंप्लीट करने में काफी डिले किया है, इसीलिए उसे पनिशमेंट दी जाएगी, जिस पे जियांग उसे कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, जिस पे सिस्टम और प्रैक्टिस रूम का दरवाजा खोल देती है और उसे बताती है कि ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें पनिशमेंट सहना ही होगा। तभी जियांग यहाँ पे अपने सारे डिसाइपल्स को आपस में बातें करते सुन लेता है। सबसे पहले यहाँ हेतिन बताता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बुलीनेस से बचाया है। आगे शेन कहता है कि मास्टर ने मेरे बोन्स को दोबारा से रीजनरेट किया है। आगे प्रिंस कहता है कि मास्टर ने मुझे अपने अंदर के इनर डेमंस को कैसे हराते हैं वो सिखाया है। अब यहाँ उनका जो चौथा डिसाइपल जोआन होता है वो कहता है कि मास्टर ने मेरे अंदर के डिमोनिक नेचर को क्लीन किया है, जिस पे आगे लाइला कहती है मास्टर ने मेरे लिए सब कुछ किया है, जिस पे सभी लोग उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगते हैं कि क्या स्पेशल किया है तुम्हारे लिए। आगे यहाँ हेतिन फिर से आत्मविश्वास से भर जाता है और उन सभी से कहता है कि मास्टर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमें दिन रात प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी नींद और भूख प्यास को भूल जाना होगा और सिर्फ प्रैक्टिस में ही लगे रहना होगा। अब सभी लोग आत्मविश्वास से भर जाते हैं, जी तोड़ प्रैक्टिस करने लगते हैं। जियांग इन्हें देखते हुए काफी बुरा फील करता है और वो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहते हुए कि अब तो मुझे मार खाना ही पड़ेगा, वो उस प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस रूम के अंदर जाते ही 1% को उसके अंदर का जो डर है वो सताएगा और यहाँ जियांग को ये डर होता है कि उसके सारे डिसिपल्स कहीं उसकी असलियत ना जान जाए कि वो एक फेक टीचर है और उसे कुछ आता जाता नहीं। और अब उसके सामने यही डर अपेयर होता है और सारे उसके जो डिसाइपल होते हैं वो उसे कूटने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और ये देख के जियांग डर के मारे उस प्रैक्टिस रूम से बाहर निकल जाता है कि मुझे इतनी पिटाई तो नहीं खानी है। और यहाँ वो सोच लेता है कि उसे पनिशमेंट से बचने के लिए उसे घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना ही होगा। ये जानकारी वो अपने सारे डिसाइपल्स को देता है कि उन्हें जल्द से जल्द घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करना है, जिसपे उसके सारे डिसाइपल्स अपने टीचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उन सभी को ये लगता है कि अब वो टीचर की धमाकेदार फाइटिंग को देखेंगे। और यहाँ एक्साइटमेंट में सारे डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि फाइनली अब हम टीचर को फाइट करते हुए देखेंगे और उन्हें ऑब्जर्व करते हुए काफी कुछ सीखेंगे, जिसपे जियांग ये सोचने लगता है कि क्या तुम सभी मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। और तभी उनके एक्साइटमेंट को खत्म करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा और तुम लोगों को वहाँ पे फाइट करनी होगी, ना कि मुझे। और मन ही मन कहता है कि भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें सारा दोष मेरे सिस्टम को देना चाहिए, ना कि मुझे। जिसपे अब सारे डिसाइपल्स यहाँ सवाल करने लगते हैं कि मगर टीचर हम कैसे फाइट करेंगे, जिसपे जियांग उनसे कहता है कि कोई अगर मगर नहीं चलेगा, तुम्हें अगर कल्टीवेशन की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो इस तरह की हार्डशिप से गुजरना ही होगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी घोस्ट किंग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका जो लीडर होता है वो अपने ही बंदे को मार रहा होता है, ये कहते हुए कि तुम एक मामूली से सेक्ट के सामने टिक नहीं पाए तो तुम जैसे लूजर्स को रखने का कोई फायदा नहीं है। जिसपे वो एल्डर अपनी जान छुड़ा लेता है, ये कहते हुए कि अगर लीडर मेरी जान बख्श देते हैं तो मैं अपनी मॉन्क स्पिरिट को उनके हवाले कर दूंगा। अब ये सुनते ही वो सेक्ट लीडर उसे छोड़ देता है और वो एल्डर वहाँ पे सेक्रीफाइस की तैयारी के लिए चला जाता है। अब आगे हमें जियांग को दिखाया जाता है जो उसी फ्लाइंग शिप में घोस्ट किंग सेक्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन नीचे उन्हें बहुत अजीब सा नजारा देखने को मिलता है कि घोस्ट किंग सेक्ट वाले वाकई काफी ईविल होते हैं। उन्होंने उस खास तरह के रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे रहने वाले सारे आम लोगों को मार दिया होता है, जिसे देख करके वो सारे डिसाइपल तैश में आ जाते हैं। किसी भी तरह से इस ईविल सेक्ट को आज वो एलिमिनेट करके ही रहेंगे। जिसपे जियांग उन्हें कहता है कि तुम्हें जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जंग का ये नियम है कि तुम्हें अपने एनिमी को डिफीट करना है, ना कि उसके साथ ही मरना है। इसीलिए एज अ टीचर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम्हें अपनी जान की ज्यादा सुरक्षा करनी है। अब आगे वो लोग देखते हैं कि वो ईविल सेक्ट वहाँ पे आ चुका होता है, जिन्होंने उस सेक्रीफाइस को करने के लिए एक छोटी सी बच्ची को बंदी बनाया होता है और ये सब वही घोस्ट किंग सेक्ट का वो एल्डर कर रहा होता है,
क्योंकि उसे अपने सेक्ट लीडर को ऑफर करने के लिए एक मॉन्क का सोल चाहिए और ये सोल उस छोटी बच्ची में होता है, इसीलिए उन्होंने उसे बंदी बनाया है। ये तभी हम देखते हैं कि जियांग का वो फ्लाइंग शिप भी वहाँ पहुँच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।